तो आज हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट यूनिट में वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने अब तक जो पढ़ा उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया लाइनक्स का, लाइनक्स कैसे इवॉल्व हुआ, पहले यूनिक्स कैसे बना और फिर लाइनक्स तक कैसे पहुंचा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, दैट इज़ लाइनक्स आर्किटेक्चर। तो देखिए, ये जो है आर्किटेक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द लाइनक्स। तो जो एंटायर यूनिक्स सिस्टम या लाइनक्स सिस्टम है, ये थॉम्पसन और रिची ने लिखा था, अकॉर्डिंग टू द लाइज नॉट सो मच इन द न्यू इन्वेंशंस बट रादर in the full exploitation of a careful selected set of fertile areas, and especially in showing that they can be keys to the implementation of a small and yet powerful operating system। ये की एक हाइपोथेसिस थी जिसके ऊपर इन्होंने इसको बनाया था। जो यूनिक्स या लाइनक्स का आर्किटेक्चर है उसमें दो इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है, एक है कर्नल और दूसरा है शेल। कर्नल हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और शेल जो है दैट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द मशीन। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि देयर इज़ द डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो जितना वर्क है वो इन टू एजेंसीज या दो सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनके बीच में बटा हुआ है ना। तो एक तो है कर्नल, दूसरा शेल। द कर्नल इंटरेक्ट विद द मशीन्स हार्डवेयर एंड द शेल विद द यूज़र। सो यहाँ पर ये थ्योरी इसमें दी हुई है, हम इसको कहाँ से समझते हैं, इस स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। देखिए इसके कोर में आप देखें तो क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब जितनी भी डिवाइसेस और जितना भी उसके अंदर मेमोरी, प्रोसेसर्स, सब कुछ जो है वो हार्डवेयर में आ गया। तो इस पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए कौन है, कर्नल है। मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक ए मैनेजर कि जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करेगा, और यूज़र्स से मिलने वाले कमांड्स या जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके एग्जीक्यूशन के लिए जिन जिन हार्डवेयर पर वो एग्जीक्यूशन होने हैं उनको हैंडलिंग कैसे करनी है, ये पूरा जो है लुकआउट है किसका, कर्नल का। शेल जो है केवल यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरेक्ट करेगा शेल के थ्रू, उन्हें वो शेल को बोलेगा, शेल फिर कर्नल को बोलेगा और कर्नल फिर उस कमांड को या उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएगा किस पे, हार्डवेयर पे। तो सबसे इंटरनल जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, उसके ऊपर हो गया कर्नल, ठीक है। कर्नल के ऊपर जो है यहाँ पर सारे कमांड्स दिए हुए हैं, शेल कमांड्स दिए हुए हैं, और जितने भी और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होंगे, चाहे वो कंपाइलर्स हों, चाहे वो ब्राउज़र्स हों, चाहे वो टेक्स्ट प्रोसेसर्स हों, डाटाबेस हों, स्प्रेडशीट हों, या एक्स विंडोज़ हो और अदर सॉफ्टवेयर्स हों, वो सब जो है उसके ऊपर होंगे, और ये शेल के थ्रू इंटरेक्ट करते हुए कर्नल पर आएंगे। कर्नल फिर उनका एग्जीक्यूशन कमांड्स का या प्रोग्राम्स का, सॉफ्टवेयर कमांड्स का वो उस पर आएगा। हाँ, ये इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ना। द कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल
कोर है इस ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स की बात करें या यूनिक्स की बात करें तो कर्नल ही कोर है। जो मतलब हैंडलिंग है जितनी भी हार्डवेयर की, वो सब किसके पास है? कर्नल के पास है। सो कर्नल इज ए कलेक्शन ऑफ रूटीन्स मोस्टली रिटन इन सी लैंग्वेज। इट इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन द सिस्टम इज बूटेड। जब सिस्टम बूट होगा तो सबसे पहले वो किसको लोड करेगा? कर्नल को लोड करेगा। एंड कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। द यूजर प्रोग्राम्स, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो यूजर प्रोग्राम्स हो गए दैट नीड टू एक्सेस द हार्डवेयर। अगर उनको उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को चलाना है हार्डवेयर पे तो दे यूज द सर्विसेज ऑफ द कर्नल, है ना, कर्नल के थ्रू चलाएंगे। विच परफॉर्म्स द जॉब ऑफ ऑन द यूजर्स बिहाफ। जो आपके काम जो आपने बताए हैं वो यूजर के बिहाफ पे कौन करवाएगा? हार्डवेयर पे कर्नल करवाएगा। तो दीज प्रोग्राम्स एक्सेस द कर्नल थ्रू ए सेट ऑफ फंक्शंस and these set of functions is called set of calls or system calls, set of system calls, है ना। API मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी किस पे? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वो क्या होता है? इट इज ए सेट ऑफ सिस्टम कॉल्स। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो API है वो भी किसके पास है? कर्नल के पास है। और वो कर्नल आगे शेल को या यूजर्स को देता है, उसके थ्रू वो इंटरेक्ट करके अपने काम करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द यूजर प्रोग्राम, द कर्नल हैज ए ग्रेट डील ऑफ हाउस कीपिंग टू डू। इंटरनली जो भी सारी चीजें हैं वो सब कौन कंट्रोल करेगा? कर्नल कंट्रोल करेगा। इट मैनेजेस द सिस्टम्स मेमोरी, शेड्यूल्स प्रोसेसेस, डिसाइड्स देयर प्रायोरिटीज एंड परफॉर्म्स अदर टास्क्स विच यू वुड लाइक टू बॉदर अबाउट। तो सारी जिम्मेदारी किसको दे रखी है? कर्नल को। इस तरीके से द कर्नल हैज टू डू ए लॉट ऑफ दिस वर्क इवन इफ नो यूजर प्रोग्राम इज रनिंग। अगर आप कोई प्रोग्राम वहां एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, मशीन चल रही है, तो भी कर्नल के पास बहुत कुछ करने को होता है। इट इज ऑफन कॉल्ड दी ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार कर्नल को ही हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। द प्रोग्राम्स गेटवे टू दी कंप्यूटर्स रिसोर्सेज, यानी कि ये गेटवे है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको कंट्रोल करता है, उसी तरीके से कर्नल जो है यहाँ पर कंप्यूटर के सारे इंटरनल रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। तो अब बात आई कि यूजर अपना जो इंटरेक्शन करेगा, यूजर जो अपना इंटरेक्शन करेगा वो किसके थ्रू करेगा? शेल के थ्रू करेगा। तो शेल इज जस्ट लाइक ए कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। इट इज एक्चुअली द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल। यूजर और कर्नल के बीच में कौन होता है? शेल होता है। यूजर शेल को बोलता है और शेल फिर कर्नल को, कर्नल की सिस्टम कॉल्स को यूज करके उस काम को परफॉर्म करवाता है। इवन दो देयर इज ओनली वन कर्नल रनिंग ऑन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में एक ही कर्नल होगा, जबकि यहाँ पर सेवरल शेल्स होंगी, है ना। और एक टाइम में एक ही शेल काम करेगी एक मशीन के अंदर। जैसे एक मशीन, सिंगल मशीन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक मशीन पर आपने कई यूजर बना रखे तो एक टाइम में एक ही यूजर से लॉग इन करेंगे, तो है ना। तो आपका जो शेल नेम होगा, शेल का जो नाम होगा, यूजर्स नेम जो लॉगिन बनता है आपका, लॉगिन आईडी पासवर्ड आप बनाते हैं किसी मशीन पे, तो जो लॉगिन नेम है दैट इज द नेम ऑफ योर शेल। टाइप ऑफ शेल अलग चीज है, नेम ऑफ शेल आपका जो लॉगिन नेम होगा वही आपका क्या होगा? शेल नेम होगा। When you enter a command through the keyboard, a shell directly thoroughly examines the keyboard input for special characters. If it finds any, it rebuilds the simplified command line and finally communicates with the kernel to see the command is executed. आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको चेक करता है कि ये सही है या नहीं है, कमांड चल भी सकता है या नहीं चल सकता है ना, उसके लिए सफिशिएंट आर्गुमेंट है या नहीं है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर वो कर्नल को पास कर देता है कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करें। सो ये यहाँ पर एक काम करने का इसका तरीका है। अब ये स्ट्रक्चर जो है आप बिल्कुल इसको जो है अपने प्रैक्टिस में लीजिए, क्योंकि ये आपको बनाना पड़ेगा जब कभी भी आएगा लाइनक्स या यूनिक्स आर्किटेक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना।
आप और बेटर बना सकते हैं कि यहाँ हार्डवेयर बनाए, हार्डवेयर के ऊपर कर्नल बनाए, कर्नल के ऊपर शेल्स बनाएंगे और शेल्स के ऊपर फिर ये सॉफ्टवेयर्स लिख देंगे, चाहे डाटाबेस हो, टेक्स्ट प्रोसेसर्स हो, ब्राउजर्स हो, कंपाइलर्स हो, इंटरप्रेटर्स हो, जो भी हैं आपके वो यहाँ आ गए। और फिर उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ इट कौन काम कर रहा है? यूजर काम कर रहा है। तो यूजर शेल के थ्रू इन पर काम करता है, पर शेल के थ्रू उसके बताए इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं वाया कर्नल ऑन दी हार्डवेयर। ठीक है, तो ये इसका आर्किटेक्चर है। अब यहाँ पर हम बात करें फाइल और प्रोसेस की, तो यूनिक्स या लाइनक्स में जो भी स्टोर है, जो भी ऑब्जेक्ट स्टोर है, जो भी फाइल स्टोर है, वो सब क्या है? जो भी चीज ऑब्जेक्ट स्टोर है वहां पे वो सब क्या है? फाइल्स हैं। और जो एग्जीक्यूट हो रही हैं वो क्या है? प्रोसेस है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी। ये यहाँ पर एक उन्होंने बहुत क्लियर जो है एक लाइन लिखी हुई है जो सब पूरे सिस्टम में काम करेगी। क्या कि फाइल्स हैव प्लेसेस एंड प्रोसेसेस हैव लाइफ। माने जो भी फाइल स्टोर है वो मेमोरी में जगह लेगी, वो उसकी कोई प्लेस होगी, उसकी कोई मेमोरी एड्रेस होगा, है ना, और उसका कोई नाम होगा, सारी चीज़ें होंगी, 16 एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। ऐसे ही जो प्रोसेस शुरू हुआ है वो एंड होगा, प्रोसेस का एक स्टार्टिंग टाइम होगा, उसका कोई साइज होगा, वो सारी चीज़ें। अब जो इसमें है जितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, है ना, वो सब क्या है? फाइल्स हैं। जैसे एक यूजर आप बनाते हो वो भी एक फाइल है, आप एक एग्जीक्यूट प्रोग्राम बनाते हो तो वो भी एक फाइल है, और एक टेक्स्ट फाइल बनाते हो वो भी एक फाइल है। यूनिक्स या लाइनक्स फाइल्स को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो फाइल को फाइल मानता है और प्रोसेस को प्रोसेस मानता है, और दो के अलावा उसके पास तीसरी कोई चीज होती नहीं है। सो ए फाइल जस्ट एन एरे ऑफ बाइट्स एंड कैन कंटेन वर्चुअली एनीथिंग. It is also related to other files by being part of a single hierarchical structure. है ना, हायरार्की यहाँ फॉलो हो सकती है, एक फाइल दूसरी फाइल के हायरार्की में ऊपर नीचे हो सकती है. So you should be able to locate a file with reference to a predefined place. Further, you as user can also be placed at a specific location in this hierarchy. तो ये यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर है इसका काम करने का. जैसे हम कोई अभी यूज़र बनाएंगे तो यूज़र भी एक फाइल है, फाइल भी एक फाइल है, एक सॉफ्टवेयर भी फाइल है. इवन अगर आपकी कोई डिवाइस उससे कनेक्ट है, चाहे वो आपका प्रिंटर हो, वो भी डिवाइस भी क्या है? एक फाइल है. हर चीज़ फाइल है, जो भी स्टोर हो रही है वो सब फाइल है ना. और जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेट होगी उस पर काम होगा तो वो क्या है? प्रोसेस है ना. कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन की स्टेट में होगा तो सब प्रोसेस के. तो बस दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर. फिर मैंने सिस्टम कॉल्स आपको बताई थी. यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम कॉल्स हैं और उन सारी सिस्टम कॉल्स के सेट को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी कहते हैं. ठीक है ना. जैसे यहाँ कुछ कॉल्स की बात की गई, जैसे ये राइट सिस्टम कॉल है. आप एक फाइल जो बनाते हैं है ना, तो चाहे वो आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उसे फाइल बनाने को कहें तो राइट सिस्टम कॉल को यूज़ करता है यूनिक्स की, वो फाइल मेमोरी में ओपन करने के लिए. और दूसरे ओपन सिस्टम कॉल यूज़ होती है किसके लिए? ओपन करने के लिए उसी फाइल को. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा आप को मैं कुछ बातें और बताऊँ यहाँ. तो चलो, ये हो गई सिस्टम कॉल्स, है ना. जैसे किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आप कॉल करें तो मतलब सर्विस करने को कहेंगे, उसको देने को कहेंगे, तो वो वही सेट ऑफ सिस्टम कॉल है. जैसे कि मैं आपको विंडोज़ में मैंने उस दिन भी समझाया था, पिछले लेक्चर में भी हमने बात करी थी कि चाहे आप वर्ड से एक न्यू फाइल बनाने को कहें, एक्सेल से नई फाइल बनाने को कहें, या एक्सेस से कहें, या नोटपैड से कहें, सबसे एक ही सिस्टम कॉल जो है वो कॉल कर रहा है, दैट इज राइट. एक नई फाइल क्रिएट कर दो. ठीक है ना. जो वहां तो सिर्फ ऑप्शन दिया है कि आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, है ना. फाइल अंदर एक ही कमांड से, सिस्टम कॉल से जो है
क्रिएट की जा रही हैं हार्ड डिस्क पे जो लोकेशन आप बता रहे हो उसके ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ सिस्टम कॉल्स काम करती हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट है मैं मिस कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। तो फीचर्स ऑफ यूनिक्स क्या है? ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो तीनों इसके अंदर है ना वो क्वालिटीज हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच जो है क्या है इसकी, The designer never attempted to pack too many features into a few tool। यहाँ पर उसने लिमिट नहीं करी आपको, और ओपन सोर्स है, आप अपनी जो भी वर्क है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, जो फीचर आप उसमें और कोड करके बढ़ाना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है, तो ये और कोई कुछ है नहीं ऐसा, ये कुछ कमांड्स हैं तो मैं भी बताता हूँ आपको। एलएस मैंने आपको वीडियो से भेजे थे। एलएस जो है बहुत बड़ी कमांड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हम भी यूज़ करेंगे उसको आगे। चलिए, तो वर्ड काउंट है WC, एक फाइल में कितनी लाइंस, कितने वर्ड और कितने करेक्टर हैं वो काउंट करने के लिए आप वर्ड काउंट का यूज़ कर लेते हैं। दूसरे, आप जैसे सी में यूज़ करते थे कंट्रोल F1 ऑल्ट F1 यूज़ करते थे काय के लिए, हेल्प के लिए, तो यहाँ पर भी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, और उसके लिए कमांड है मैन। आपको कोई भी कमांड के विषय में डिस्क्रिप्शन देखना है तो मैन स्पेस और उस कमांड का नाम लिखिए, तो वहाँ उसका मैनुअल खुल जाएगा और पूरा डिस्क्रिप्शन उसके ऊपर मिल जाएगा आपको। जैसे ये करके दिखाया हुआ है मैंने, है ना, और हम देखेंगे इसको। तो ये आर्किटेक्चर का बस तो ये इसके आर्किटेक्चर के हम बात करेंगे जनरल पर्पस यूटिलिटीज़ की, जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर टर्मिनल पे बताऊँगा। सबसे पहले तो हम चले जाते हैं ये हम कहाँ पर हैं, रूट पे, है ना। इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी हो तो कमांड है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हम कहाँ पर हैं, रूट में हैं हम। यहाँ पे चाहें तो कोई क्या कर सकते हैं, एक तो हम LS से यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं उनको देख सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पहले से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है MCF4 के नाम से। आपको कोई एक फ़ोल्डर बनाना हो तो उसका कमांड मैं आपको बता देता हूँ। उसका कमांड है MKDIR, MK मैंने मेक डायरेक्टरी। जैसे मैं एक टेस्ट नाम से मैंने फ़ोल्डर बना दिया, मुझे इस फोल्डर में जाना है तो उसका जो कमांड है दैट इज़ CD, चेंज डायरेक्टरी, है ना। उस डायरेक्टरी में अगर तो इस तरीके से आप जा सकते हो, वहाँ पर काम कर सकते हैं, है ना। और CD बैक CD स्पेस डॉट डॉट से क्या होगा, CD कमांड और स्पेस दे करके हमने क्या दिया, आर्ग्यूमेंट दिया है। जब डॉट डॉट लगाएंगे इट मीन्स कि आप उसको बैक जाना चाह रहे हो, वन डायरेक्टरी बैक जाना चाह रहे हो। एक डायरेक्टरी हम बैक चले गए, फिर से हम वापस किस में आ गए, रूट में आ गए। हम काम करेंगे सारा अपना MCA4 वाले फोल्डर में, तो उसमें चले जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि एक तो मैंने अभी LS यूज़ करा, है ना। LS मैं बाद में बताऊंगा। चलिए आपको इससे पहले मैं कुछ कमांड्स यहाँ पर बताता हूँ। आपको डेट देखनी है, करंट डेट देखनी है सिस्टम की डेट देखने के लिए डेट कमांड है। इसके अलावा आप अगर एक फ़ाइल बनाना चाहते हैं, कैट file1,
आप एक्सटेंशन यहाँ रखना चाहें तो रखें, क्योंकि सिस्टम के लिए किसी एक्सटेंशन की उन्होंने कोई ज़रूरत नहीं रखी है। केवल जो शेल स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे उसके लिए आपको .sh लगाना है, सी की फाइल बनाएंगे तो .c लगाना है, पाइथन की फाइल होगी तो आपको py लगाना है। अदरवाइज़ कोई टेक्स्ट फाइल है या कुछ है उसके लिए किसी एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप अपनी ज़रूरत के लिए .txt रखना चाहें या .tx रखना चाहें तो रख सकते हैं, उनको कोई लाइनक्स की तरफ से कोई वो नहीं है। तो मैं बिना उसके बनाता हूँ। नई फाइल बनाएंगे तो कैट ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे फाइल में, ठीक है। ये मैंने एक लाइन इसमें टाइप कर दी और उसके बाद Ctrl+Z से इसको बंद कर दिया, ठीक है ना, फाइल क्लोज कर दी। यहाँ पे एंड ऑफ फाइल करेक्टर है Ctrl+Z। तो ये फाइल बन गई। देखते हैं ls पे क्या आपने देखा, तो यहाँ पर आपको एक फाइल मिल गई। इस फाइल के कंटेंट को देखना है तो हम कैसे देखेंगे, कैट स्पेस file1। जब बनाना होता है एक नई फाइल को तो ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और उसके बाद फाइल का नाम कुछ भी जो आपको लगे वो रख सकते हैं। उसमें जो भी आपको 1 लाइन 2 लाइन 10 लाइन जो भी आपको टाइप करनी है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें 1 ही लाइन टाइप करी और अब उसके कंटेंट को देखना तो कैट स्पेस file1 फाइल का नाम दे दिया आपने। तो ये जो है फाइल कैसे बनाते हैं यहाँ पर, ये हो गया कमांड इसकी कैट है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर कैलेंडर देखना चाहें तो किसी भी ईयर का कैलेंडर देख सकते हैं। कैलेंडर जैसे मुझे मान लीजिए 1977 का कैलेंडर देखना है तो 1977 का कैलेंडर आ जाएगा। मुझे कैलेंडर देखना है अप्रैल महीने का, मान लीजिए 1977 तो सिर्फ अप्रैल महीने का जो है कैलेंडर आता है। तो ये कैल कमांड होगी स्क्रीन क्लियर करने के लिए, क्लियर हमने कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारे कमांड्स हैं। डेट बता दिया मैंने, कैल बता दिया आपको। इको कमांड यूज़ किया जाता है। एक मिनट, इसके बाद है इको प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है इको। इसके अलावा हम और कमांड्स देखेंगे इसमें। तो अच्छा, आप अपनी एक जो फाइल बनाएंगे प्रैक्टिकल की फाइल, उसमें पहला टाइटल आप डाल दीजिएगा जनरल पर्पस यूटिलिटी कमांड्स, ये जनरल पर्पस कमांड्स। और जो मैं आज आपको कमांड बता रहा हूँ वो सारे आप उसमें लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको कौन कौन से कमांड बता दिए, मैंने आपको बता दिया mkdir, मैंने आपको बता दिया chdir, उसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, उसके बाद मैंने आपको उसके बाद मैंने आपको बताया कैल कमांड, है ना। कैल कमांड के बाद हमने बात करी डेट कमांड, और डेट कमांड के बाद हमने जैसे कैट बता दिया मैंने, कैट से एक नई फाइल बनाना बता दिया, कैट से एक बनी हुई फाइल के कंटेंट्स को देखना बता दिया, पूरे साल का कैलेंडर देखना बता दिया, एक महीने का कैलेंडर आपने भी देख लिया। उसके बाद मैंने इको कमांड बता दिया आपको। उसके बाद इसमें कमांड है BC, बाइनरी कैलकुलेटर। यहाँ पर अगर आपको कुछ कैलकुलेशन भी करनी हो तो यहीं पे आप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 100 × 20 2000
और कोई कैलकुलेशन भी आपको करनी है, प्लस 67 197, इस तरीके से आप जो है कंट्रोल डी जो है यहाँ पर कमांड है फॉर क्लोजिंग दी बीसी, बाइनरी कैलकुलेटर को क्लोज करने के लिए कमांड है कंट्रोल डी। ठीक है, कंट्रोल डी से ब्रेक हो जाएगा। तो बीसी बाइनरी कैलकुलेटर हमने चलाया अभी। इसके अलावा आपको मैंने एक कमांड बताई प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टली PWD, है ना, और जनरल पर्पस कमांड में आपकी मतलब का यही था। अगर आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है तो ये तो मैं ऑनलाइन चला रहा हूँ, इसमें पासवर्ड चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ये टर्मिनल ही मेरे को मिला इधर। और आप अगर ओरिजिनल लाइनेक्स सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हैं और आपको आपके यूज़र का पासवर्ड चेंज करना है तो उसके लिए कमांड है PASSWD। ठीक है, उससे पासवर्ड चेंज हो जाएगा। वो आपसे ओल्ड पासवर्ड मांग लेगा पहले, फिर उसके बाद न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड मांग करके आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। WHO एक कमांड है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इस समय कितने यूज़र्स हैं वो आपको लिस्ट आउट करेगा। यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, आप जो उसमें प्योर लाइनेक्स सिस्टम में जो आप काम करेंगे तब मिलेगा ना, यहाँ नहीं चलेगा ये, यहाँ पर नहीं चलेगा ये। कमांड यही होती है WHO। ये पासवर्ड का हो गया, पासवर्ड वगैरह मैंने कर दिया। तो इतने थे जनरल पर्पस में। देखिए हु जो मैं बता रहा था आपको, हु लिखेंगे तो एक तो रूट है, और अगर वहाँ पर और कई दूसरे टर्मिनल सर्वर से कनेक्ट है तो उन सारे यूज़र्स की लिस्ट आ गई यहाँ पे। उसमें से UMI देखें तो आपके बारे आपका डिटेल दिखा देगा वहाँ पे, जैसे UMI चलाया है हमने। अगर आप अपनी मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए UNAME कमांड है। आपके टर्मिनल का टाइप देखना चाहें वो किस तरीके का टर्मिनल है तो दैट इज TTY, टर्मिनल टाइप। जैसे यहाँ पर जो है ये आपके डिवाइस HPC 0, उसमें आपके डिवाइस को रिकॉग्नाइज करा हुआ है, तो वो जो भी आपका टर्मिनल का टाइप है वो आप देख सकते हो। STTY से सेटिंग आप चेंज कर सकते हो आपके टर्मिनल की, अगर आपको करनी है तो अभी मैं ये सब करना नहीं है कुछ भी, जनरल पर्पस कमांड्स है ना। तो ये आप फाइल में ये जो भी मैंने कमांड्स बताए हैं वो आप लिख लें। फिर नेक्स्ट जो वीडियो में उसमें हम पढ़ेंगे फाइल सिस्टम। आपके सिलेबस के हिसाब से हम चलते हैं। तो देखें यहाँ पर आज हमने लाइनेक्स आर्किटेक्चर देखा है, अगले टॉपिक में हम देखेंगे लाइनेक्स फाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें से हमने ये एसेंशियल लाइनेक्स कमांड्स जो थे ना, उनमें यही जनरल पर्पस कमांड्स थे, ये हमने आज पढ़े। और लाइनेक्स आर्किटेक्चर पढ़ा हमने, एसेंशियल लाइनेक्स कमांड्स पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर कर्नल पढ़ा आज क्या होता है। तो ये हो गया। इसके बाद हमने और क्या पढ़ा, यहाँ पे सिस्टम कॉल्स पढ़े, सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल्स, प्रोसेस एंड सिग्नल्स, है ना, ये हमने पढ़े सिस्टम कॉल्स और सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल, ये हमने टाइटल्स पढ़े आज। लाइनेक्स आर्किटेक्चर, एसेंशियल लाइनेक्स कमांड, कर्नल, सिस्टम कॉल्स और सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल्स, इतना आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है तो वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज़ लाइनेक्स फाइल सिस्टम, और उसका जो ब्लॉक स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।